नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान की ज्योग्राफी में अपना जो चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है राजस्थान की जलवायु। और ये राजस्थान की ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये लास्ट अपना चैप्टर होगा जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थात उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो ये लास्ट चैप्टर है अपना। और उसके बाद हम लोग अपने यहाँ पर अपोहा तंत्र और खनिजों और उद्योगों की बात करेंगे, जहाँ पे चीज़ें स्थायी है वहाँ पे डाटा बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो करें सेशन की आज की शुरुआत। और मैं दोस्तों, आपको पता होगा हम किसकी बात कर रहे थे भाई? हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भाई राजस्थान की जलवायु, हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस राजस्थान की जलवायु की बात करें, राजस्थान की जलवायु, और इस जलवायु के अंदर कल वाली जो अपनी कक्षा थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इस जलवायु के वर्गीकरण की बात की थी। और इस जलवायु के वर्गीकरण के अंदर एक वर्गीकरण तो पढ़ा था मौसम विभाग के अनुसार। मौसम विभाग की बात करें, इस मौसम विभाग के अनुसार पढ़ा था। और दूसरे वर्गीकरण के लिए हम बात करें, वो हमने पढ़ा था कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार भाई? तो कोपेन के अनुसार की बात करें, कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। और ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से बताया था। उम्मीद करता हूँ अब आप वो चीज़ें भूलोगे भी नहीं। याद हो गया कि नहीं होगा कोपेन का वर्गीकरण? शाबाश। चलो जी, अब हम किसकी बात करें? आज इस जलवायु के वर्गीकरण में हम जो बात करेंगे, ये वर्गीकरण किसका करेंगे भाई? आज हम बात करेंगे थर्नवेट की बात करते हैं। एक वर्गीकरण करेंगे थर्नवेट का वर्गीकरण। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो थर्नवेट के वर्गीकरण की चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक हम चर्चा किसके ऊपर करेंगे? एक हम चर्चा करेंगे भाई राजस्थान की ऋतुओं की। किसकी चर्चा करेंगे? राजस्थान की ऋतुएं। अर्थात राजस्थान के अंदर यदि हम बात करेंगे ग्रीष्मकाल की, हम बात करेंगे वर्षा काल की, हम बात करेंगे शीतकाल की, तो राजस्थान की जो ऋतुएं हैं इसकी भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, और उसके बाद राजस्थान की ऋतुओं के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। तो हो जाओ भाई तैयार। चलो हेडिंग लगा लो और अब लिखोगे आप थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। क्या पढ़ोगे? थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की बात करें, जलवायु वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थर्नवेट की बात करें तो थर्नवेट बड़ा सीधा साधा आदमी था। इसने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताई, 3-4 सिंपल सी बातें बताई हैं। और वो सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। और पक्की बात है, यदि कोपेन का याद हो गया तो थर्नवेट का भी याद हो जाएगा। क्या क्या कहा इसने? थर्नवेट की बात करें तो यहाँ पर एक तो याद रखना, यहाँ पर आपको कोई सन वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो यदि हम बात करें इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण का आधार क्या आता है? तो इसका आधार आ जाता है भाई वाष्पीकरण की बात करते हैं कि थर्नवेट के द्वारा किसके आधार पर? वाष्पीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था। अर्थात तापमान, इसकी बात करें वर्षा की मात्रा और तापमान की बात करें कि वर्षा कितनी है, तापमान कितना होता है और कितना पानी जो है वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात करें? इस वाष्पीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण यहाँ पर किया जाता है। एक बात तो यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद देखो, अब हम चर्चा करें कि दूसरी यहां से क्या आती है कि भाई कितने भागों में, तो इनके द्वारा भी राजस्थान की जलवायु की बात करें 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया मेरे भाई? तो 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। और ये 4 भाग कौन से हैं इनकी चर्चा करेंगे। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया? 4 भागों में वर्गीकरण किया गया, इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब कौन कौन से भाग आ जाते हैं? 4। देखो दिखा, कौन बता सकता है? आप में है कोई ऐसा स्टूडेंट जो बता सके कि सन थर्नवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है? ज़्यादा इसके अंदर एक तो याद रखना वाष्पीकरण, और दूसरा कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों के अंदर इसका वर्गीकरण किया गया। मैं यहाँ पर तब तक एक राजस्थान का मैप बनाता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। उसके बाद इसको राजस्थान के मैप के ऊपर भी हम लोग समझेंगे भाई।
लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ 4 भाग कौन से आते हैं उनकी बात करते हैं। हाँ जी, बताओ भाई, 4 भागों की बात करें, 4 भागों में कौन सा था? एक भाग आ जाता है CAW, एक भाग तो कौन सा आता है CAW, दूसरा भाग आ जाता है DAW, DAW की बात की जाती है, तीसरा जो भाग आ जाता है उसका नाम आ जाता है DBW की बात करें, और चौथा आ जाता है भाई EAD की बात करें, EAD की बात की जाती है, CAW, DAW, DBW और एक आ जाता है EAD की बात की जाती है। 4 भागों में बांट दिया। थर्नवेट के अनुसार वर्गीकरण का आधार क्या था? वाष्पीकरण। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। अब इतना यदि आता है, यदि ये याद हो गया, 4 नाम याद रखने, कौन से? CAW, DAW, DBW और EAD हो जाएंगे 4 नाम याद। बस से 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? CAW, DAW, DBW और EAD। बस ये देखो भाई। अब यहां पर देखो सर, इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? यदि यहां पर ये CAW है और इसके अंदर में मैं यहां पर हाथ रख दूं तो अब आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? AW। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? AW दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो CAW है इसको सीधा सीधा याद रखना, ये कोपेन के AW के बराबर है, कोपेन के AW के बराबर है। बस खत्म कहानी। और कोपेन का AW कहां पर था? ये क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र को क्या बोल देंगे? CAW कह देंगे। तो कोपेन का AW के बराबर है CAW। C को ढका तो क्या दिखाई दिया मेरे भाई? सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, और वो क्या? वो दिखाई दिया AW। क्या? वो AW की बात करें, ठीक है। अब देखो तो यहां पर AW दिखाई दिया, तो इस AW को ऐसे याद रख लो कि कोपेन के AW के बराबर है। किसके बराबर है? कोपेन के AW के बराबर आ जाता है। बात हो गई यहां से क्लियर। तो ये कोपेन के AW के बराबर है। जैसी विशेषता कोपेन के AW में होंगी वैसी विशेषता थर्नवेट के CAW में होंगी, और वही क्षेत्र यहां पर आ जाएगा। इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। हो गई बात याद। आगे देखो, उसके बाद यहां पर DAW है। इसके साथ एक बार कोई ट्रिक नहीं बैठती है, इसके साथ एक बार कोई ट्रिक नहीं बैठती है तो छोड़ देते हैं। अगला देखो, ये क्या है? DBW। यहां पर ये देखो, इसके अंदर ये W हटा दो, क्या दिखेगा? DB दिखाई देगा। W हटा दें तो क्या दिखाई देगा मेरे भाई? DB दिखाई देगा। और एक नाम आता है DB और एक नाम हो जाए TB। क्या? एक नाम हो गया DB और एक क्या हो जाएगा? TB। इसका मतलब TB कहां पर है? हनुमानगढ़। तो DBW बराबर क्षेत्र किसके साथ आ जाएगा? आपका हनुमानगढ़ क्षेत्र। और हनुमानगढ़ कौन से संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में। तो DBW बराबर इतना ही लिख देना, बीकानेर संभाग। क्या? बीकानेर संभाग। और याद रखने के लिए भाई क्या था? ये DB लिखा हुआ था, और DB बराबर क्या है? TB। बस इतना सा याद रख लेना। तो DBW बराबर TB, और TB कहां पर है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में। तो पूरा का पूरा बीकानेर संभाग हो जाएगा। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू की बात करें, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा हो गया भाई? DBW की बात करें, ये कौन सा हो गया? DBW की बात करें। चलो, हो गई बात यहां से। हाँ भाई, प्रमोद बिश्नोई पक्का। उसके बाद देखो आगे क्या नाम आता है? EAD की बात की जाती है। अगला कौन सा है? EAD। इस EAD के साथ आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर सामान्यतः यहां पर एक ही नाम आता है। आप जैसलमेर का मुख्य रूप से नाम आ जाता है, जैसलमेर। इस जैसलमेर के सारे थोड़ा सा बीकानेर का क्षेत्र है, इस जैसलमेर के सारे थोड़ा सा जोधपुर का क्षेत्र आ जाता है, और इसी के सारे थोड़ा सा बाड़मेर का क्षेत्र आ जाता है। लेकिन EAW के अंदर क्या आ जाता है? जैसलमेर और उसके पास का क्षेत्र, जैसलमेर प्लस सीमावर्ती क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें। और DAW में क्या आ जाएगा? शेष राजस्थान। याद रखने की जरूरत नहीं है,
शेष राजस्थान कहां पर आ जाएगा, DAW में। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई पहला तो एक थनवेट की यदि हम बात करें, इस थनवेट के अनुसार जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आपका जवाब हो जाएगा पक्का वाष्पीकरण। पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया। यदि पूछा जाए कि भाई कौन से 4 भाग हैं, या तो पूछ लेते हैं कि कोपेन थनवेट के अनुसार कौन सा भाग इसके अंदर नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 4 न है, इसके अलावा नहीं है, कौन कौन से हैं। एक तो जवाब क्या है, CAW, DAW, DBW और EAD की बात की जाती है, और कौन सा क्षेत्र यहां पर आ जाता है वो हमने बात कर ली। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ फर्स्ट ग्रेड राजस्थान की ज्योग्राफी में सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि मैप दे रखा था, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा भी बना ले कि मैप दे दे और इस मैप के अंदर एक क्षेत्र विशेष को हाईलाइट कर दे, इधर वाले को 1 नंबर, यहाँ पे 2, इधर 3 और ये 4, और कहे कि बताओ 1, 2, 3, 4 के अनुसार कौन से यहाँ पर जलवायु प्रदेश आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये CAW, ये DBW, ये EAD और ये कौन सा हो जाएगा, DAW की बात यहाँ पर की जाती। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। तो हो जाए भाई इसका स्क्रीनशॉट या उतार लिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। पक्का पक्का दुनालिया जब आऊंगा तो पक्का बताऊंगा मेरे बेटा, चिंता मत करो, जब उदयपुर आऊंगा तो बताऊंगा भाई। हाँ चलो जी, तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, या उतारा भी होगा या लिखा भी होगा। लिखा है तो बहुत बढ़िया है, लिखा है तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। अब चलें आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, और अगला हिस्सा किसका आता है। अब हम बात करें, अगली आप हेडिंग लगाओगे राजस्थान की ऋतुएं। अब अगली हेडिंग किसकी लगाओगे, राजस्थान की ऋतुओं की बात करें, ऋतुएं। और राजस्थान की ऋतुओं की बात करें तो मोटे तौर पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन इन 3 को आगे 4 भागों में बांटते हैं। सर कैसे, जैसे राजस्थान के अंदर एक तो आ जाती है ग्रीष्म ऋतु, एक तो आ जाती है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी आ जाती है अपने यहां पर ग्रीष्म के बाद आ जाती है वर्षा ऋतु, और इस वर्षा ऋतु के बाद आ जाती है शीत ऋतु की बात करें। और इस शीत ऋतु के 2 पार्ट आते हैं भाई, एक तो आ जाता है सर्द ऋतु, चाहे इसको अलग पढ़ लो या इसी का पार्ट पढ़ सकते हैं, सर्द ऋतु, और एक आ जाती है शीत ऋतु की बात करें। इस प्रकार से मोटे तौर पर चयन 3 भागों में आता है, लेकिन इसके अंदर हम 4 भागों की इसकी बात यहां पर करते हैं। क्या 4 भागों की हम बात करते हैं, शीत ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्द ऋतु और शीत ऋतु की हम लोग यहां पर बात करेंगे भाई। और एक ऋतु की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, कि इसमें तापमान कितना रहता है, बारिश कितनी होती है, इन सब बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो जी, तो सबसे पहले नंबर ए लगा के आप लिखोगे, और नंबर ए लगा के लिखोगे भाई ग्रीष्म ऋतु की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें, ग्रीष्म ऋतु। और आप में से लगभग सब लोगों ने पुरानी एग्जाम दी होगी, और यदि पुरानी एग्जाम दी है तो आपको यहां से पता भी होगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार यहां से पूछा गया। कई बार हवाओं की दिशा को लेकर के पूछ लेते हैं, कई बार तापमान को लेकर के पूछ लेते हैं, कई बार इस जलवायु की विशेषता को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अब इस ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले इसकी अवधि की बात करें कि भाई राजस्थान में ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब रहती है। तो सामान्यतः हम बात करें मध्य मार्च से लेकर के कब तक, मध्य मार्च से लेकर के से मध्य जून की बात करते हैं कि मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक का जो काल आता है, ये काल किसका है, ग्रीष्म काल का है। एक यदि हम बात करें इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर हवाओं की दिशा की बात करें कि भाई हवाओं की दिशा कैसी रहती है, तो ये हवाओं की दिशा रहती है दक्षिण पश्चिम से लेकर के, और किधर चलती है भाई, उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से लेकर के किधर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है। हाँ ठीक है बेटा, बताता हूं, बता दूंगा, चलो आ जाओ बता दूंगा। अब सर ऐसे कैसे हुआ,
तो इसके पीछे लॉजिक क्या आता है वो देखो। इसके पीछे लॉजिक ये आता है कि हम बात करें, एक भारत का नक्शा बनाते हैं ताकि हवाओं की दिशा की कहानी समझ में आ जाएगी और उसके प्रभाव की बात करें वो भी समझ में आ जाएगा। यहां पर हम एक भारत का नक्शा बना लिया ये। अब यहां पर ग्रीष्म काल की बात करें, हाँ नैतिक बेटा ठीक है बता दूंगा, यहां पे देख लो बता दूंगा। यहां पर भारत का नक्शा है। ऋतु किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। इस ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया कि भाई जाहिर सी बात है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये जो भारत है, इस भारत के अंदर तापमान की बात करें, तापमान क्या होगा? अधिक होगा। और ये भी आपको पता है कि तापमान अधिक होता है तो वायु दाब की कॉन्सेप्ट की बात करें, वायु दाब कम होता है। और इस स्थलीय भाग के मुकाबले इधर ये जो जलीय भाग आता है, इस स्थलीय भाग के, ये भाग कैसा है? स्थल भाग है। इस स्थल भाग के सापेक्ष ये जो जलीय भाग आता है, इस जलीय भाग के अंदर यहां पर तापमान कम होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई स्थलीय भाग के सापेक्ष जलीय भाग ना ज्यादा गर्म होता और ना ज्यादा ठंडा होता। तो इसके सापेक्ष ज्यादा गर्म नहीं है तो इससे थोड़ा सा कम ही गर्म होगा। तो यहां पर तापमान क्या होगा भाई? कम होगा। और तापमान कम होगा तो वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। यहां पर वायु दाब क्या होगा? अधिक। और यहां पर तो है वायु दाब अधिक और यहां पर है वायु दाब कम। और यह भी पढ़ा था कि तापमान, हम वायु जो है या पौने जो है वो हमेशा कम, पौनों की बात करें, पौने हमेशा उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलते हैं। इसका मतलब ये हवाएं इधर चलेंगी, किसकी बात करें? इस न्यून वायु दाब की क्षेत्र की ओर चलती हैं और इस प्रकार से दाईं ओर झुकती हुई चलती हैं। क्या? ये दाईं ओर ये हवाएं झुकती हुई चलती हैं। ये आपको ध्यान रखना क्यों चलती हैं। इसके पीछे रीजन आ जाता है कोरियोलियस बल की बात करें या पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करें, ये अपना एक फिजिकल ज्योग्राफी का विषय आ जाता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि ये हवाएं किधर चलेंगी? उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलेंगी, दाईं ओर झुक कर की। तो इस प्रकार से चलेंगी। तो अब देखो हवाओं की दिशा क्या हो गई? ये तो है दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से और किधर जा रही हैं? आपके उत्तर और पूर्व की ओर जा रही हैं। तो राजस्थान के अंदर इस ग्रीष्म काल में हवाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से। और क्या होती है मेरे भाई? उत्तर पूर्व की ओर होती है। क्या? उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ भाई, ग्राम सेवक का कोर्स से मुझे ज्यादा परेशान हूं क्या सर? तो बेटा संपर्क करना पड़ेगा ना आपको। आ जाओ। उसके बाद हम बात करें, अगली हम बात करें यहां पे तापमान की। सर इस ग्रीष्म काल के अंदर तापमान कितना होता है? तो ये जो अपना पूरा राजस्थान आता है, इस राजस्थान के अंदर सामान्यतः ग्रीष्म काल के अंदर तापमान में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हाँ सर पाई जाती हैं। सर कैसे पाई जाती हैं? तो यहां पर ये तो हो गया अरावली, ये तो क्या होगी मेरे भाई? अरावली। और इस ग्रीष्म काल के अंदर इस अरावली के पश्चिमी भाग की बात करें या पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर यदि तापमान की बात करें तो यहां पर तापमान पहुंच जाता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। और इसके सापेक्ष यदि हम बात करें पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां पर तापमान होता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। कितना? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज और देखो भाई, हाँ जब सब हवाएं समुद्र से आते हैं तो गर्म लू कैसे होती है? राखी यादव चर्चा करेंगे बेटा उसके ऊपर। यहाँ पर हो गया 40 से 42, इधर 45 से 50। अब क्या कहा जाता है? भूगोल ये कहता है, भूगोल ये कहता है भाई कि जब टेम्परेचर 50 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा हो जाए वो परिस्थितियां मानव के रहने के अनुकूल नहीं होती हैं। और जब मानव के अनुकूल नहीं होती तो उसे कहा जाता है विषम परिस्थितियां। इसका मतलब हुआ कि इस पश्चिमी राजस्थान के साथ ये भी ध्यान में रखना, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है भाई?
विषम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। टेम्परेचर और विषम जलवायु की बात करें, ये यहाँ पर हो जाती है क्या, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अवधि, हवाओं की दिशा और तापमान, इसमें अंतर है। और यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, तो विषम जलवायु पाई जाती है। प्रियंका बेटा ये प्रश्न श्याम वाली क्लास के हैं, आ जाओ अभी ज्योग्राफी पे आ जाओ। उसके बाद देखो अगली हम बात करें वर्षा की, कि सर ग्रीष्म काल में वर्षा होती कि नहीं होती। तो सामान्यतः ग्रीष्म काल में वर्षा के दो स्वरूप आते हैं राजस्थान के अंदर। पहला स्वरूप तो क्या आता है, पहला स्वरूप तो आता है कि सामान्यतः की बात करें, सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है। सामान्यतः क्या होता है, वर्षा का अभाव होता है, कि सामान्यतः राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना, यह भी होता है कि कभी कभार की बात करें, कभी कभार तेज आंधी के साथ, कभी कभार तेज आंधी की बात करें, इस तेज आंधी के साथ क्या आ जाती हैं, बौछार आ जाती हैं या वर्षा हो जाती है, बौछार आती हैं। या तो सामान्यतः वर्षा का क्या होता है, अभाव होता है, बारिश नहीं होती। लेकिन कभी कभार तेज आंधी आ जाती है और उस तेज आंधी के साथ क्या हो जाती है, बारिश यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, भारत के सापेक्ष, किसकी बात करें, भारत के सापेक्ष की वर्षा काल पूर्व वर्षा, वर्षा काल पूर्व वर्षा की बात करें तो उससे क्या बात करें, क्योंकि ग्रीष्म काल है, ये वर्षा काल से पहले का है। और ग्रीष्म काल में जो बारिश होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्षा काल से पहले की वर्षा। तो भाई इस भारत के अंदर वर्षा काल से पहले जो वर्षा होती है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये अपना भारत का नक्शा हो गया, छोटा सा समझना है। जैसे हम बात करें किसकी भाई, यहां पर स्टेट आ जाता है पश्चिमी बंगाल की बात करें, ये स्टेट कौन सा आ जाता है, यहां पर पश्चिमी बंगाल। और इस पश्चिमी बंगाल के अंदर वर्षा काल से पहले जो बारिश होती है इसे कहा जाता है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बैसाखी, क्या बोलते हैं इसे, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। हाँ, दोंगड़े भी कहते हैं, शाबाश दोंगड़े। अभी राजस्थान की बात करेंगे, ये अपना राजस्थान आ जाता है और इस राजस्थान में जो बारिश होती है इसे दोंगड़े कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे, दोंगड़े के नाम से जानते हैं। ये अपने पश्चिमी राजस्थान में शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ग्रीष्म काल में अपने राजस्थान में जो बारिश आती है उसे किस नाम से जानते हैं, दोंगड़े के नाम से जानते हैं। उसके अलावा यहां पर एक स्टेट आता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। किसकी बात करें भाई, महाराष्ट्र की बात करें। और इस महाराष्ट्र के अंदर वर्षा काल पूर्व जो बारिश होती है, ग्रीष्म काल में जो बारिश होती है उसे कहा जाता है अमर वर्षा के नाम से जाना जाता है। यहां पर स्टेट आ जाता है कर्नाटक और केरल की बात करें, यहां पर स्टेट आता है आपका कर्नाटक और केरल की बात करें, इस कर्नाटक और केरल में जो वर्षा होती है इसे कहा जाता है फूलों की वर्षा। क्या बोलेंगे इसे, फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है, या इसे कहा जाता है भाई चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक और केरल में फूलों की वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में क्या बोलते हैं, दोंगड़े कहा जाता है। और पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। यहाँ पर एक पठार आ जाता है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर क्या जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटा नागपुर के पठार में जो होती है उसे कहा जाता है नार्वेस्टर वर्षा। उसे किस नाम से जानेंगे भाई, नार्वेस्टर वर्षा के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि राजस्थान में वर्षा की बात करें तो सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है, लेकिन कभी कभार
लेकिन कभी कभार तेज आंधी के साथ बारिश आ जाती है और उसी की वजह से इस बारिश को क्या कहा जाता है, या पूरे भारत के अंदर ग्रीष्म काल में जो बारिश होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी बंगाल के अंदर काल बैसाखी कह देते हैं, जैसे छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की बात करें इसे नॉर्वेस्टर वर्षा कह दिया जाता है, राजस्थान के क्षेत्र में इसे दोंगड़े के नाम से जान लिया जाता है। हम महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पर आमर वर्षा के नाम से जान लिया जाता है। और यदि हम बात करें कर्नाटक और केरल की तो भाई यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर फूलों की वर्षा यहाँ पर या चेरी ब्लॉसम। और यहाँ पर एक स्टेट और आ जाता है और उस स्टेट की बात करें उसका नाम क्या जाता है भाई, असम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेट और पढ़ लेते हैं असम, और इस असम वाली वर्षा को कहा जाता है चाय या बागानी वर्षा। इसे क्या कहते हैं, चाय या बागानी वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसे टी या गार्डन रेन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में वर्षा क्यों होती है इसका पीछे कारण बता दूंगा बेटा, चिंता मत करो। तो आसाम वाली को क्या कहा जाता है, चाय या बागानी वर्षा, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इसे कह देंगे टी या गार्डन रेन के नाम से आपको जानती है। चलो जी, तो ये इसकी बात यहां पर आ जाती तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलें, आगे देखो अगली बिंदु क्या आती है भाई। अगली यदि हम बिंदु की बात करें वो क्या आती है कि ये जो ग्रीष्म काल की बात करें, अगला आ जाता है इस ग्रीष्म काल की बात करें। ये जो ग्रीष्म काल है इसको देखो, इसकी एक बिंदु की बात करें तो इसे भारत में मानसून का जनक कहते हैं। इसे भारत में क्या कहते हैं भाई, मानसून का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। भारत में मानसून का जनक कहा जाता। सर ऐसा क्यों है कि भारत में मानसून का जनक कहा जाए भाई, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीष्म काल के अंदर ये जो अपना पश्चिमी राजस्थान होता है, इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें ये होता है आपके न्यून वायु दाब का केंद्र। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ग्रीष्म काल में न्यून वायु दाब का केंद्र कौन सा भाग होगा, तो कौन सा भाग होगा भाई, कौन सा भाग होगा, पश्चिमी राजस्थान। न्यून वायु दाब का सर कभी भी बाढ़ नहीं आती क्या, खूब बाढ़ आती है भाई, राजस्थान में तो खूब बाढ़ आती है, खूब आती है। हाँ जी, अब इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें ये क्या होगा मेरे भाई, न्यून वायुदाब का केंद्र होगा। और इस न्यून वायुदाब का केंद्र हुआ तो यहां पर हवा बाहर से आएगी। और यही चर्चा हमने देखी कि इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें यदि ये न्यून वायुदाब का केंद्र है और इधर जो जलीय भाग आता है ये होता है उच्च वायुदाब का केंद्र, तो यहां से हवाएं इधर आती हैं और वो हवाएं क्या लेकर के आती हैं, नमी लेकर के आती हैं। और जब नमी लेकर के आएंगी तो ये जो यहाँ पर जो हवाएं हैं यहाँ की क्षेत्र की जलीय भाग की, इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे यही रीजन आता है क्योंकि यहाँ पे न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो एक तो ये ग्रीष्म काल के अंदर, या ऐसे बोलें कि इसे भारत के अंदर ग्रीष्म काल की ऋतु का जनक कहा जाता है। ये बात यहाँ से हो गई। और ये पश्चिमी राजस्थान में न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। इसके अलावा ग्रीष्म काल की बात करें भाई, एक याद रखना, यहां पर तेज हवाएं चलती हैं। जैसे कह दूं मैं, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति, एक यहां पर ग्रीष्म काल की बात करें स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। पवनों की बात करें, एक तो होती है स्थायी पवनें, एक होती है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों का मतलब क्या हुआ भाई, हाँ 2006 में बाढ़ आई थी ना भाई, अभी तक नहीं आई। जालोर में जाके देखो किसने कहा नहीं आई। अपने नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी को अवार्ड दिया गया भाई। 2006 के बाद जालोर में बाढ़ डाली मेरे बच्चे, चिंता मत करो। आ जाओ भाई, देखो तो स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। सर स्थानीय पवनें क्या होती हैं, लादूराम मेघवाल जी धन्यवाद भाई। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, स्थानीय पवनों का मतलब है ऐसी हवाएं जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी पर्टिकुलर समय के अंदर चलती हैं। जैसे गर्मियों के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर या हरियाणा पंजाब के सारे चलने वाली लू की बात करें, ये सब कब चलती हैं,
गर्मियों के मौसम में चलती हैं। और कहाँ चलती हैं? तो सामान्यतः मरुस्थलीय भूभाग के अंदर चलती हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसी पौने, स्थानीय पवनों का मतलब हुआ कि ऐसी पौने जो स्थानीय क्षेत्र विशेष के अंदर स्थानीय समय विशेष में चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय पौने। और राजस्थान में ग्रीष्म काल में स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। और इन स्थानीय पवनों की बात करें तो इसका नाम क्या आता है? इसका नाम आ जाता है मेरे भाई लू की बात करें, इसका नाम क्या आता है? लू। और ये जो लू है ये एकदम क्या होती है? शुष्क एवं गर्म होती हैं। क्या? शुष्क और गर्म होती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि यह मानसून आता तो गर्मी कहां से आई? यही तो आप कह रहे थे कि सर मानसून की हवाओं आकर्षित कर रही थी, तो ये कहां पर आई? तो भाई इसलिए आ जाती है क्योंकि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब यहां पर धीरे धीरे उच्च वायुदाब का एक दिन में अचानक से नहीं बनता है, अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं और फिर ये हवाएं आगे की ओर आएंगी। फिर आएंगी तो इनको आने में यहाँ पर तो आने वाला समय लगेगा, उससे पहले तो पूरे इस रेतीले भाग, ये पूरा भाग क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। भाई हम बात करें पश्चिमी, यहाँ पर ये क्षेत्र पूरा गर्म, इसके सापेक्ष ठंडा होगा, ये हवाएं आएंगी, उससे पहले तो दिन के अंदर ये अपना पूरा राजस्थान गर्म हो जाता है। और इसलिए अपने यहाँ पर क्या चलती हैं? गर्म हवाएं चल पड़ते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो इस ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कह दिया जाता है लू। ये भी देखो, ये जो लू है इसके साथ जब ये चलती हैं तो अपने साथ मिट्टी मिला लेती हैं। इनके साथ क्या हो जाती है? मिट्टी, क्योंकि तेज गति से चलती हैं। और जब ये चलेंगी तो अपने साथ मिट्टी का कटाव भी करेंगी और इसके साथ क्या मिल जाएगा भाई? मिट्टी यहाँ पर मिल जाती है। और लू और मिट्टी दोनों मिल गई। क्या? लू और मिट्टी की बात करें, ये दोनों मिल गई तो मिलने के बाद ये क्या हो जाती भाई? धूल भरी आंधियां। क्या हो गई? धूल भरी आंधियां। इसका मतलब इस ग्रीष्म काल के अंदर धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। और इसकी यदि हम बात करें तो ये भाई सर्वाधिक कहाँ चलती हैं? गंगानगर के अंदर चलती हैं। और कितने दिन? तो लगभग 27 दिन की बात की जाती है। कितने दिन की बात की जाती है मेरे भाई? 27 दिन की बात यहाँ पर की जाती है। तो ग्रीष्म काल में स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है, लू कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये लू मिट्टी का कटाव कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर बालू मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ जब मिट्टी को क्या बोलते हैं तो उनको कह देते हैं धूल भरी आंधियां। उसके बाद देखो आगे अगली चीज यहाँ पर क्या आती है? इसी ग्रीष्म काल के अंदर इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर याद रखना एक आ जाता है बभूड़िया चलते हैं। बभूड़िया चलते हैं, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई बभूड़िया क्या होते हैं, या पूछ लिया जाता है कब होती है, क्या कहानी होती है। तो सामान्यतः जो छोटे चक्रवात होते हैं, छोटे चक्रवात, इन छोटे चक्रवातों को क्या कहा जाता है? बभूड़िया। और भैया अपन लोग राजस्थान के हैं, खेतों में पक्की बात है गए होंगे, बचपन के अंदर गांवों में भी गए होंगे। और तब जब गांव के अंदर आंधी आती थी तो कई बार हवा अपने स्थान पर गोल गोल घूमती थी, तगड़ी वाली। उसके अंदर कोई कपड़े आ गए, प्लास्टिक की थैली आ गई, कुछ भी आ गया, उन सब को उड़ा करके वो ऊपर उठा देती थी। और घर वाले क्या कहते थे? अरे छोरा बितर मत बढ़ जाए, भूत है। क्या कहते थे? छोरा बितर मत बढ़ जाए, भूत है, उड़ा ले जाओ। वो क्या थे? बभूड़िया थे। वो क्या थे? बभूड़िया। तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में अपने राजस्थान के अंदर गोल बवंडर के रूप में क्या चलती थी? हवा चलती थी। और उसे क्या कहा जाता था? बभूड़िया कहा जाता था। और घर वाले क्या कहते थे? अरे छोरा भीतर मत बढ़ जाए, नहीं भूत है, उड़ा ले जाओ। ठीक है, ये यहाँ से चीजें आ जाती है। तो ये अपने हाथ हो गई। ग्रीष्म काल भारत में मानसून का जनक कहा जाता है, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है और ये यहां पर आ जाता है। एक ये भी ध्यान में रखना कि ग्रीष्म काल के अंदर ये जो पश्चिमी राजस्थान है ये क्या होता है भाई? न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। क्या? न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। ये कुछ चीजें आपको यहां से देखी तो हमने क्या क्या पढ़ा इस ग्रीष्म काल के अंदर। ग्रीष्म काल की बात करें तो हमने देखा कि इसकी अवधि कब से कब होती है, इसके अंदर हवाओं की दिशा क्या होती है, इस ऋतु के अंदर तापमान क्या होता है,
उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि इस ऋतु में बारिश कितनी को हो जाती है, ये हमने देखा, और बारिश को क्या कहा जाता है, पूरे भारत में क्या कहते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रीष्म काल के अंदर क्या होती है भाई, मानसून का जनक कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में न्यू नवाई दाब के अंदर बबूला होते हैं, लू की उत्पत्ति होती है, और क्या चलती है, धूल भरी आंधियों की बात यहाँ पर की जाती है। अब आगे देखो, उसके साथ साथ इस ग्रीष्म काल से एक दो बिंदु और आ जाता है, और वो एक दो बिंदु क्या आता है भाई, जैसे एक आ जाए कि बताओ राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है। सबसे गर्म जिले की बात करें तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाता है भाई, चूरू की बात करें ओवरऑल। यदि पूछा जाए कि बताओ राजस्थान के अंदर मेरे भाई सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है, सबसे गर्म स्थान की बात करें तो सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है, तो ये किसको माना जाता है, फलोदी को माना जाता है। किसको मानते हैं, फलोदी को माना जाता है। यदि हम बात करें ये जो यदि पूछा जाए कि बताओ सबसे शुष्क स्थान की बात करें, सबसे शुष्क स्थान किसे कहा जाता है, तो वो भी सामान्यतः हम क्या पढ़ते हैं कि सर फलोदी को ही क्या माना जाता है, सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। और यदि हम बात करें किसके सापेक्ष कि बताओ भाई राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा आता है, सबसे शुष्क जिले की बात करें, ये जिला कौन सा आता है, तो किस जिले की बात की जाती है, उस जिले का नाम आ जाता है जैसलमेर। क्या नाम आ जाता है मेरे भाई, जैसलमेर की बात की जाती है। तो चार आंकड़े ये भी ध्यान में रखने हैं। सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी। सबसे शुष्क स्थान कौन सा आ जाता है, तो आ जाता है फलोदी। और सबसे शुष्क जिले की बात करें तो कौन सा आता है, जैसलमेर आ जाता है। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखें। हाँ, भूत होता है, भूतनी होती है भाई, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसलमेर, शाबाश। प्रेरणा, ज्योति, अमित कुमार, प्रमोद सर, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। आगे चलें भाई, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली ऋतु की बात करते हैं। अगली ऋतु की बात करें, अगली ऋतु आ जाती है वर्षा ऋतु। अगली ऋतु कौन सी आती है, वर्षा ऋतु। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना समझने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पक्की बात है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से। चाहे वर्षा के रूप में बनो, चाहे कितनी होती है, या इस वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में बनो, या उन हवाओं की दिशा के रूप में बनो, कहां से प्रवेश होता है, कैसे भी बने, लेकिन सामान्यतः इस वर्षा ऋतु के साथ प्रश्न बन जाता है। हाँ भाई मुकेश, राम राम भाई, राम राम। आ जाओ भाई, देखो वर्षा ऋतु की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अवधि की। किसकी बात करें भाई, अवधि की बात करें तो सामान्यतः राजस्थान में वर्षा काल की ऋतु जो होती है ये मध्य जून से लेकर के और कब तक होती है भाई, सितंबर माह की बात की जाती है। मध्य जून से लेकर के सितंबर माह की बात यहाँ पर की जाती है। हाँ बेटा, तापांतर की चर्चा करेंगे, दैनिक और वार्षिक तापांतर की आगे बढ़ेंगे इस बिंदु के साथ में अगला सा। तो सामान्यतः मध्य जून से बात की जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें, यहां पे देखो ये भी ध्यान में रखना कि जो तापमान की बात करें वो तापमान सिर्फ दो ऋतुओं का निर्धारित किया जाता है, वर्षा काल और ग्रीष्म काल। तो यहां पर अवधि तो कब से होगी, मध्य जून से। एक आ जाती है कि राजस्थान के अंदर ये जो मानसून आएगा, या ऐसे करते हैं राजस्थान में वर्षा का प्रवेश, राजस्थान में सामान्यतः वर्षा का प्रवेश कब से होता है, तो सामान्यतः वर्षा का प्रवेश कब से हो जाता है, 16 जून की बात कर ली जाती है कि 15 से 16 जून के आसपास राजस्थान के अंदर वर्षा प्रवेश कर जाती है। एक यहां से आ जाता है कि भाई राजस्थान में, एक यहां पर आ जाता है कि राजस्थान में वर्षा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, वर्षा का प्रवेश द्वार की बात करें, ये वर्षा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, बांसवाड़ा को कहा जाता है।
ठीक है। तो राजस्थान में वर्षा का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है और कब तक प्रवेश करता है? 16 जून तक करता है। एक यदि हम बात करें, किसकी चर्चा करें भाई? यदि राजस्थान में वर्षा की बात करें तो इस वर्षा के साथ आपको 2-3 बिंदु पढ़ने हैं। जैसे हम बात करें सामान्यतः, एक तो राजस्थान में जो वर्षा है, वर्षा की बात करें, इसमें लिखना आपको कि राजस्थान के अंदर मानसूनी वर्षा होती है। वर्षा काल में कैसी वर्षा होती है? मानसूनी वर्षा होती है। एक इस वर्षा की बात करें तो कुल वर्षा लगभग 90% भाग प्राप्त होता है कि वर्षा काल के अंदर राजस्थान में जितनी भी वर्षा होती है इसका 90% भाग इस वर्षा काल से ही प्राप्त हो जाता है। एक देखो, और एक आ जाता है, ये जो वर्षा आती है इसकी वजह से यदि हम बात करें, ये कैसी वर्षा है? मानसूनी वर्षा। तो आगे अपन बात करें मानसून कि भाई राजस्थान में फिर मानसून कौन सा आता है? तो कौन सा आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ जाता है। कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहा? अवधि कब से कब तक होती है भाई? कब से कब तक? मध्य जून से लेकर के सितंबर तक। सामान्यतः वर्षा प्रवेश कब कर जाती है? तो भाई सामान्यतः 16 जून से प्रवेश कर जाती है। या हम बात करें सामान्यतः वर्षा कहां से प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा से, इसलिए प्रवेश द्वार कहते हैं। वर्षा की बात करें तो वर्षा मानसूनी वर्षा होती है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है। कब? वर्षा ऋतु के अंदर। टोटल वर्षा मानसूनी नहीं होती है। वर्षा काल की वर्षा कैसी है? मानसूनी वर्षा है। और राजस्थान में जितनी भी वर्षा होती है इसका 90% बारिश जो है वो वर्षा काल में हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब राजस्थान में यदि मानसूनी वर्षा होती है तो ये वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो भाई जवाब आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। सर ये अरावली कब रोल करती है? अब रोल करेगी राखी, अभी करेगी बेटा। हाँ, वर्षा की पूरी मात्रा की सब चर्चा करेंगे। आ जाओ, अब आगे देखो अगला क्या कहता है। हमने पढ़ा कि राजस्थान में मानसून कौन सा आता है? अरे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। कौन सा मानसून आएगा? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, ये राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। कितनी शाखाओं में प्रवेश करता है भाई? 2 शाखाओं के अंदर प्रवेश करता है। दोनों को मैप के साथ पढ़ेंगे, पहले नाम लिख लो। एक तो आ जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक तो कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा आ जाती है। और दूसरी कौन सी आ जाएगी? और दूसरी आ जाती है मेरे भाई अरब सागर की शाखा। कौन सी शाखा आ जाएगी? अरब सागर की शाखा आ जाती है। ये 2 शाखाएं यहां पर आती है। सर कैसे आती है? सुनो, दोनों की बात करें। ये भारत का मैप है। इस मैप के साथ आपको समझना है कि सर ये 2 शाखाओं में कैसे प्रवेश करती है। चलो जी, इतना से मैप से काम चल जाएगा। देखो यहां पर इधर क्या आ जाती है भाई? यहां पर हम बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वतमाला। यहां पर क्या जाता है भाई? ये आ गया छोटा, ये क्या हो गया आपका? नागपुर का पठार है। बस इतना याद रख लो। ये क्या है? नागपुर का पठार है। अब कैसे प्रवेश करती है, कैसे आती है, इनकी डिटेल देखते हैं और फिर इनको शब्दों में लिखेंगे। जैसे हम बात करें, इस दक्षिण की बात करें, इस दक्षिण से हवा आती है। इधर तो क्या है? अरब सागर है।
और इधर क्या आ जाती है, बंगाल की खाड़ी। अब जो हवाएं इस अरब सागर से आती हैं, ये सामान्यतः भारत में 3 भागों से प्रवेश करती हैं। सामान्यतः अरब सागर की शाखा को ये कहते हैं कि 3 भागों से प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, देखो ये कहा जाता है, सबसे पहले देखना, अरब सागर की शाखा की बात करें कि अरब सागर की शाखा की बात करें, ये अरब सागर की शाखा पूरे भारत में सामान्यतः 3 स्थानों से प्रवेश करती है। जैसे एक तो हम कह देते हैं कि केरल से प्रवेश करती है, एक तो कहां से प्रवेश करती है, केरल से। और जब केरल में प्रवेश करती है तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है, मानसून का प्रस्फुटन कहा जाता है। ये चीजें लिख दूंगा नोट्स के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, मानसून का प्रस्फुटन, इसको लिखेंगे बाद में आगे। देखो दूसरी शाखा कहां से, सामान्यतः इस महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट से प्रवेश करती है और यहां पर आ जाता है आपका पश्चिमी घाट आता है। इस पश्चिमी घाट से टकरा करके और इसके पश्चिमी भाग में बारिश करती है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो इन चीजें आपके सामने आएंगी। उसके बाद ये देखो, हाँ जी, उसके बाद देखो ये तीसरी शाखा जो प्रवेश कर रही है, यहाँ पे जिला कौन सा है, ये सॉरी राज्य कौन सा है, गुजरात। इस गुजरात से प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर यहाँ पर आ जाती है क्या, अरावली। तो ये जो शाखा है जो गुजरात से प्रवेश करी, इस शाखा की बात करें, इनकी हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और ये हवाएं इस अरावली के समानांतर आगे चली जाती हैं और मार्ग में कोई बाधा का कार्य नहीं करती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में वर्षा कम होती है। क्या, राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है। हाँ फुलिया बेटा सुपरवाइजर के लिए भी है क्लास, राजस्थान की हर एग्जाम के लिए, राजस्थान की ज्योग्राफी राजस्थान की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी। ठीक है, कैसे प्रभाव पड़ता है और क्या आएगा, इसको शब्दों में देखेंगे। उसके बाद में एक इधर से हम बात करें, ये कौन सी शाखा आती है, ये आ जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और ये आगे जाकर के इस हिमालय पर्वतमाला से टकराती है और इस हिमालय पर्वतमाला से टकराने के बाद, सुनना बात को, इससे टकराने के बाद और ये पश्चिम की ओर घूमती है। इसके पीछे रीजन क्या आता है कि यहाँ पे टकराने के बाद इसे आगे जाना है, लेकिन उस दौर में ये जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी राजस्थान है, ये न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। जब हवा यहाँ पर आई, इससे टकराई, उस समय अपने यहाँ पर क्या होता है, न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो इससे टकराने के बाद ये हवाएं इस न्यून वायुदाब की ओर मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद आगे ये छोटा नागपुर का पठार आता है, इससे टकरा करके ये हवाएं 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक शाखा उत्तर से होता हुआ और दिल्ली और पंजाब की ओर चली जाती है। एक कहां चली गई, दिल्ली और पंजाब की ओर चली गई। और एक किधर आती है भाई, एक आ जाती है अपने राजस्थान की ओर और ये कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ये बात यहां से आती है। अब इन चीजों को समझते हैं एकोक को, क्या इन चीजों को समझते हैं, इनके साथ साथ क्या क्या बातें आती हैं। ये एक बेसिक सी चीज थी। तो यहां पे देखो कितने भागों में प्रवेश कितने शाखाओं में प्रवेश करती है भाई, 2 शाखाओं में प्रवेश करती है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है और दूसरी शाखा कौन सी आती है, अरब सागर की शाखा। अब यहां पर इसको मैप के साथ समझते हैं। हाँ जी, यहां पर आ जाओ। ये राजस्थान है, इस राजस्थान के मध्य से होकर के एक पर्वतमाला गुजार देते हैं भाई। ये हो गई अरावली। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं अरब सागर की शाखा। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अरब सागर की शाखा की बात करते हैं। किसकी बात करें, अरब सागर की शाखा की बात करते हैं। सर ये क्या है, कहां से आती, कैसे आती है, बिंदुओं को समझना। पहली बात, सबसे पहली बात, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश वाली शाखा
कि राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी आती है, तो जवाब क्या होगा, अरब सागर की शाखा। सर ऐसा क्यों मेरे भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि अरब सागर की शाखा को सिर्फ यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी तय करनी है, इतनी ही दूरी तय करनी है, उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। अपार्ट ऑफ दैट, इसके विपरीत यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां पर आएगी और उसके बाद चलेगी और कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी आती है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अरब सागर की शाखा। अगला बिंदु, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा। राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा आर्द्रता लेके, बारिश और आर्द्रता दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमी या आर्द्रता लेकर के आने वाली शाखा कौन सी है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अरब सागर की शाखा। सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है, रे बंगाल की खाड़ी की शाखा से। लेकिन सबसे ज्यादा आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। सर ऐसा कैसे, तो भाई जब ये हवाएं इस अरब सागर से आती हैं तो यहां से नमी लेकर के आते हैं और रास्ते में कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है जिससे टकरा कर के बारिश करें, तो इसमें नमी की मात्रा तो होती है, लेकिन इसके यदि हम बात करें, इसके अंदर मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, और बाधा नहीं होती तो बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होती है। तो यह आपको ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा आर्द्रता कौन सी शाखा लेकर के आती है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अरब सागर की शाखा। राइट, आगे चलो, और यहां पर क्या बिंदु आ जाती है। एक यदि हम बात करें इस अरब सागर की शाखा के अंदर, यदि हम बात करें कि भाई इस अरब सागर की शाखा के अंदर जो हवाएं होती हैं, उन हवाओं की दिशा क्या होती है, तो हवाओं की दिशा क्या थी मेरे भाई, जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तर पूर्व की ओर। क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, यह भी यहां से बात निकल के आ गई। चलो, उसके बाद में यदि इस अरब सागर की शाखा से वर्षा की बात करें तो सामान्यतः 20 से 30% वर्षा काल का, कि वर्षा काल में जितनी भी बारिश होती है उस बारिश का सिर्फ 20 से 30% ही बारिश होती है इस अरब सागर की शाखा से। सर ऐसा क्यों, 20 से 30% ही क्यों होती है, तो इसके पीछे कारण क्या आता है, कारण आ जाता है, और वो क्या है कि ये हवाएं, या कहें ये नमी युक्त हवाएं, क्या कह सकते हैं कि ये नमी युक्त हवाएं जो हैं, हवाएं अरावली के समांतर चली जाती हैं, कि ये जो हवाएं आती हैं नमी युक्त, ये हवाएं इस अरावली के समानांतर आगे चली जाती हैं और मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। भाई बाधा नहीं होती तो बारिश नहीं होती, तो हवाएं क्या होती हैं, अरावली के समानांतर चली जाती हैं। या इसका कारण एक लाइन और लिख सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं, अरावली की अवस्थिति, अरावली की अवस्थिति। अवस्थिति की मतलब इसकी दिशा की बात की जाती है, अर्थात ये जो अरावली है ये इस अरब सागर की शाखा से जो हवाएं आती हैं उन हवाओं के क्या है, पैरेलल है, उसके समानांतर है, और मार्ग में बाधा का काम नहीं करती, किसी बैरियर का काम नहीं करती। और जब बैरियर का काम नहीं करती तो हवाएं सीधी कहां चली जाती हैं, आगे चली जाती है और बारिश नहीं होती। ठीक है भाई, ये बात यहां पर आ जाती है। तो ये बात हो गई अरब सागर की। एक और लाइन देखो, एक यहां से पुनः बात करें, क्या ये राज्य में प्रवेश कहां से करती है, राज्य में प्रवेश की बात करें, कहां से प्रवेश करती है, ये राज्य में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। और इस बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं राजस्थान का
वर्षा का प्रवेश द्वार। राजस्थान की वर्षा का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। हाँ, क्लास अपनी डेली होती है भाई, और हर दिन 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक होती है। चलो जी, तो इतनी सारी बात होगी इस अरब सागर की शाखा के साथ। क्लियर हो गया? सबसे पहले प्रवेश करती है, सबसे अधिक आर्द्रता लेकर के आती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इस मानसून के अंदर या शाखा के अंदर हवाओं की दिशा क्या होती है? तो जवाब आ जाता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसमें वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान के अंदर वर्षा काल की जो वर्षा है उसका सिर्फ 20 से 30%। क्यों? क्योंकि हवाएं अरावली के समानांतर गुजर जाती हैं। यह बात यहां से निकल के आ जाती है। राइट, चलें भाई आगे। बस इतनी सी बात यहां पर आती है। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। हाँ जी, टेक्निकल टीम दिखा देना भाई इनको। उसके बाद और ये भी ले लेना भाई। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। लिख लिया? शाबाश। लिख लिया तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर तो मन खुश हो जाता है। लिख लेते हो तो आप। अगला आ जाओ भाई। अगली किसकी बात करते हैं? अगली बिंदु देखो, ये यहां पर क्या है भाई? ये हो जाएगी अपने क्या? अरावली। है लो, अब किसकी चर्चा करते हैं? दूसरे भाग की करते हैं। अब कौन सा भाग आ जाता है? अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करते हैं। देखो साहब, कैसे प्रवेश करती है, कैसे कैसे चीजें आ जाती हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले हम बात करें किसके साथ भाई? याद रखना, राज्य में प्रवेश की बात करें कि ये राज्य में प्रवेश कहां से करती है, तो कहां से प्रवेश करती है? झालावाड़ से। सर कैसे? तो हमने देखा था इधर छोटा नागपुर के पठार से हवाएं आ रही थी और वो किधर से प्रवेश करती हैं? इस झालावाड़ से प्रवेश करती हैं। ठीक है, और ये मान लो ये हवाएं इस प्रकार से आ रही हैं। ये लो जी, एक बेसिक सी बातें समझने के लिए। उसके बाद यदि हम बात करें राज्य में प्रवेश कहां से करते हैं? झालावाड़ से। एक यदि हम बात करें इस काल के अंदर जो हवाएं होती हैं, इन हवाओं की दिशा की बात करें सर, इन हवाओं की दिशा क्या होती है? ये पिछली बार पटवार में ग्राम सेवक के अंदर कई भागों के बार आ चुका है। क्या? कई बार यहां पर आ चुका है। राजस्थान में सबसे अधिक बारिश किससे होती है? इसी से होती है भाई। देखेंगे चर्चा। अब देखो, यहां पर हवाओं की दिशा की बात करें तो इसके अंदर हवाओं की दिशा आपको पढ़नी है उत्तर पूर्व से और किधर? दक्षिण पश्चिम। सर ये कैसे हुआ? तो भाई ये जो हवाएं आती हैं ये टकरा करके और उसके बाद इनकी दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। ये जो हवाएं आती है ना, ये टकराती हैं और टकराने के बाद इनकी दिशा किधर हो जाती है? दक्षिण की ओर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम नहीं होती। ये सामान्यतः प्रवेश तो कहां से करती हैं? इधर आपके प्रवेश तो इधर से करेंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, लेकिन टकराने के बाद इनकी दिशा ये होती है। और अपन हवाओं की जब दिशा की बात करें ना, तो ये हवाओं की दिशा के पीछे एक ज्योग्राफिकल लॉजिक आता है, और वो क्या कहता है कि भाई या तो हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगी। इसलिए इस लाइन को रटना है। ये पूछा गया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इन हवाओं की दिशा होती है। ठीक है, अगला देखो। उसके बाद यहां पर क्या आ जाती है? एक यदि हम बात करें इससे क्या होती है भाई? राजस्थान में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान में
सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा, कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाली शाखा कौन सी आती है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ही आ जाती है। और कितनी हो जाती है, तो लगभग 70 से 80% होती है वर्षा काल का। वर्षा काल का लगभग 70 से 80% भाग जो है वो किससे होता है, इसी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। क्या, इसी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। एक बात ये, इसके अलावा और क्या बिंदु आती है, एक यहां से आती है बिंदु, क्या, इस शाखा के सापेक्ष, इस शाखा के सापेक्ष पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। वृष्टि छाया प्रदेश का क्या होता है, निर्माण होता है। सर ये कैसे, तो मेरे भाई जब ये हवाएं आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी की जब ये हवाएं आ रही हैं, तो इन हवाओं के अंदर नमी है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। ये तो है हवाएं, और ये हवाएं आ रही हैं, और ये नमी युक्त हवाएं हैं, और ये रास्ते में है बंगाल की खाड़ी, तो इस अरावली पर्वतमाला, तो ये आएंगी और इस अरावली पर्वतमाला से टकराएंगी। तो देखो इधर से हवा आ रही है और किससे टकराई, अरावली से। अरावली से टकराने के बाद यदि इनको आगे जाना है तो ऊपर उठेंगी और फिर अरावली के ऊपर से होकर के आगे जाएंगी। ऐसे तो आगे जाएंगे ऊपर उठ के, फिर अरावली के ऊपर से होकर के आगे जाएंगी। और जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं, जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊंचाई के साथ वो ठंडी होती हैं, और ठंडी होने पर उनके संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और संघनन की प्रक्रिया की वजह से यह अरावली का जो पूर्वी क्षेत्र आता है, यहाँ पर तो क्या कर देती है, वर्षा, अर्थात अरावली के पूर्वी भाग में तो क्या हो जाती है, वर्षा। और आगे जो हवाएं जाती हैं वो एकदम क्या होती हैं भाई, नमी मुक्त हवा होती हैं, और नमी मुक्त हवा से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, और ये वर्षा विहीन क्षेत्र होता है। और इसी वर्षा विहीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस बंगाल की खाड़ी की शाखा के स्वरूप यदि हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपनी हो गई कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। अब हम कल चर्चा करेंगे शीत ऋतु और शरद ऋतु की, और उसके बाद आएंगे किसी नए बिंदु के ऊपर। तो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।